हम स्टार्ट में देखते हैं कि ये लोग कितने भयानक रूम में फंस जाते हैं, जिसमें इन लोगों को बहुत ही साजिश के साथ लाया जाता है। इस बंदे का नाम जेसन है, जो कि एक शेयर मार्केट की कंपनी में काम किया करता है और लोगों को ये सजेशन देता है कि किस तरह से उनको अपने शेयर्स को बाई करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। और इसने आज भी एक क्लाइंट को बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, जिसकी वजह से इस कंपनी के ओनर ने इसको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। और वो ऐसा हर बार ही किया करता था, लेकिन इसको ये नहीं पता कि आज का गिफ्ट कुछ अलग ही होने वाला है। दूसरी तरफ वैन नाम का लड़का, जो कि ग्रोसरी शॉप में काम किया करता है, उसकी मॉम ने उसको अपने घर से शिफ्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि उसकी मॉम उसके साथ रहना पसंद नहीं करती। और उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना ही है तो तुम्हें अपनी सैलरी को बढ़ाना होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो वो इसके लिए अपने बॉस से बात करता है कि उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए या फिर उसको ग्रोसरी शॉप के काउंटर पर बिठा दिया जाए, जहाँ की उसकी सैलरी 15,000 तक होती है। लेकिन उसका बॉस उससे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि बैन इतना अच्छा डीलर नहीं है जो कि कस्टमर से बात कर सके। दूसरी तरफ जॉय नाम की लड़की, जो कि अपने कॉलेज में पढ़ा करती है, ये सभी लोग आपस में कनेक्टेड हैं, जिनको हम आगे स्टोरी में समझेंगे। जॉय एक ऐसी लड़की है जो कि अपने क्लासरूम में किसी के सामने बोलना पसंद नहीं करती, और जब भी उसका प्रोफेसर कोई सवाल पूछता है तो वो बोलना तो चाहती है लेकिन कभी नहीं बोल पाती। और अब छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो उसका प्रोफेसर उससे कहता है कि अब छुट्टियां शुरू हो रही हैं और इन छुट्टियों में तुम वही करो जिससे तुम्हें डर लगता है। यहाँ से निकलने के बाद जॉय अपने रूम में होती है। वो वहाँ पर कुछ महसूस करती है कि उसका रूम हिल रहा है। तभी वो कहती है कि अरे नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। और वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसके साथ पहले प्लेन क्रैश में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो कि उसमें वो अकेली सर्वाइवल थी। तभी जॉय को बेड की जिप बंद करने की आवाज आती है, जो कि उसकी फ्रेंड की थी, और इसी वजह से जॉय की आंख खुलती है। वो महसूस करती है कि ये तो एक सपना था। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं छुट्टियों के लिए अपने गाँव जा रही हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। उसकी फ्रेंड, और जब वो उसको खोलकर देखती है तो उसमें एक पजल बॉक्स होता है जिस पर उसका नाम भी था, और उसमें लिखा था कि खोलो नए दरवाजे। ये मैसेज सिर्फ जॉय के लिए था और मैं तो कुछ अलग ही दरवाजे समझ रहा था। और इधर हम जेसन को देखते हैं, जिसके बॉस ने उसको एक पजल बॉक्स भेजा है जो कि सेम जॉय की तरह ही है। और दूसरी तरफ हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि बैन के पास भी एक बॉक्स आया है जो कि सेम जेसन और जॉय की तरह ही है। वो तीनों लोग इसको खोलने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पजल बॉक्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा। और ये मूवी इतनी ही इंटरेस्टिंग बनती जा रही है कि कुछ पूछो ही मत। जेसन यूट्यूब वीडियो का सहारा लेने लगता है कि पजल बॉक्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, और वो उसको इसके सहारे सॉल्व कर भी लेता है। और इसी तरह से जॉय ने भी उसको सॉल्व कर लिया था, लेकिन बैन तो बहुत परेशान दिख रहा था, इसलिए वो उस पजल बॉक्स को खोलते खोलते ही फेंक देता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, पजल बॉक्स में से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा था कि जो भी करो सबसे अलग करो। और दूसरी तरफ जेसन, जिसके बॉक्स में निकलता है हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए, क्योंकि वो हमेशा ही अपने बॉस से एक कार गिफ्ट लिया करता, नामुमकिन सा लगता है। और जो भी उन एस्केप रूम्स को पार कर लेगा उन्हें $10,000 का इनाम दिया जाएगा। और ये प्राइज एक ग्रोसरी शॉप में काम करने वाले व्यक्ति के लिए इतना बड़ा है कि कुछ पूछो ही मत, उसकी तो किस्मत ही पलट जाएगी। एक लड़की मीनोज बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, जिसका नाम अमिंडा है। उसे वहाँ पर बैन मिलता है जो कि सिगरेट पी रहा होता है। वो बैन से पूछती है कि क्या यही मीनोज बिल्डिंग है। बैन मिलता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें अपना फोन जमा करना होगा, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटीज में लिखा गया है कि अगर कोई भी बंदा फोन लेकर आता है तो उससे छीन लिया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ के नियम के खिलाफ है। और अब होता है यहाँ से एक नया खेल शुरू। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर फौजी ट्रेनिंग काम आएगी। इसी बात से अमिंडा बहुत परेशान होती है कि उसको कैसे पता कि वो एक फौजी है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती, बल्कि वो उससे रूम नंबर पूछती है, जहाँ पर वो उससे 3 बताता है। जैसे ही अमिंडा लेफ्ट में पहुँचती है, तभी वहाँ पर एक बंदा और आता है जिसके पास फोन भी था। अमिंडा उससे पूछती है कि तुम्हारे पास फोन कैसे आया, तो वो लड़का कहता है कि मैं अपना फोन दूसरा भी साथ रखता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास फोन ना हो तो मैं बोर फील करने लगता हूँ। और इसी तरह से वहाँ पर 5 लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें जॉय, बैन, अमेंडा, माइकल, गेम मास्टर, डैनी। डैनी कहता है कि मैं यहाँ पर पहले भी बहुत सारे गेम खेल चुका हूँ, लॉकअप, फ्लाइट, अदर रूम, 3rd डिग्री टेम्परेचर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, मैं सारे रूम्स को पार कर चुका हूँ, और ऐसे ही 99 गेम प्लस खेले हैं मैंने। और अगर देखा जाए तो वो एक गेम मास्टर है। अमेंडा रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी कि कब गेम मास्टर आएगा और गेम को स्टार्ट करेगा। तभी वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है बैठ जाओ, कुछ ही देर में गेम मास्टर आने वाले हैं और वो आपको सब कुछ समझा देंगे। दोबारा पूछने पर भी कुछ ऐसा ही रिप्लाई आता है। बैन कहता है कि जब तक गेम मास्टर नहीं आ जाता वो उनकी तरह था, और जब इस बारे में सबको पता लगता है तो सब लोग हड़बड़ी के कारण भागने लगते हैं। और जब सब लोगों को इस बारे में पता लगता है तो वो होते हैं कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जेसन के साथ साथ वहाँ पर सारे लोग कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं जिससे कि वो इस रूम के दरवाजे को खोल सकें। तभी जेसन को रिसेप्शनिस्ट के पास एक स्नो ग्लोब मिलता है, जिसके पास एक लॉक भी था, और साथ ही साथ जॉय को भी एक की मिल जाती है जिसको अभी अभी बैन ने फेंका था। लेकिन जेसन जॉय को रोकता है कि तुम इस लॉक को नहीं खोल सकती, क्योंकि तुमने पहले ही हमें मुसीबत में डाल
दिया है और शायद तुम्हारा दूसरा कदम हमें और भी मुश्किलों में डाल दे। लेकिन अमेंडा कहती है कि हमें इस लॉक को खोलना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे ही जॉय उस डोर को खोलती है तो उसके अंदर रिसेप्शनिस्ट होती ही नहीं, बल्कि उसके अंदर एक डमी डॉल बैठी हुई थी और उसके अंदर से सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की ही आवाज आ रही थी जिसको वो लोग बार बार सुने जा रहे थे। तभी रिसेप्शनिस्ट के पास वाला फोन बजता है, जिसे पिकअप करने के बाद एक ऑडियो सुनाई देती है, जिस ऑडियो में बताया जा रहा था कि वेलकम मीनोज बिल्डिंग, तुम्हें इस गेम को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना होगा और बताए गए रूल्स को फॉलो करना होगा। लेकिन वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें तो कोई रूल्स बताए ही नहीं गए, तो आखिर ये लोग किस रूल्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही जेसन ने फोन कॉल को रखा तभी हीटिंग कॉइल और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है और गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि अमेंडा के गर्दन पर छाले होने लगते हैं और उसकी स्किन बहुत बुरी तरह से जल रही थी। जॉय उसकी तरफ देख तो रही थी लेकिन उसने उसके बारे में उसको कुछ नहीं बताया, क्योंकि कहीं अमेंडा डर न जाए। तभी जॉय को एक कप मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर वुटानियो कहते हैं कि कोस्टर्स को हमेशा यूज करना चाहिए। तभी जॉय जल्दी से टेबल की तरफ भागती हुई जाती है और टेबल पर रखी हुई सारी मैगजीन्स को एक तरफ हटा देती है, जहाँ पर उसको कोस्टर्स मिलते हैं और जिन्हें प्रेस करने से एक दरवाजा खुल रहा था। लेकिन जैसे ही उस कोस्टर को छोड़ा जा रहा था तो दरवाजा फिर से बंद हो जाया करता था। जेसन कहता है कि ये दरवाजा पूरा नहीं खुल रहा, इसका मतलब यहाँ पर और भी कोस्टर्स होंगे और देखने पर वहाँ पर कुछ हमें ऐसा ही मिलता है। वहाँ पर काफी सारे कोस्टर्स थे जिसको प्रेस करने से एक पूरा दरवाजा खुल जाता है। उस रास्ते से एक एक करके सभी लोग निकलने लगते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ से लोग निकल रहे थे उसी तरह से यहाँ के कोस्टर्स को दबाने के लिए लोग कम पड़ रहे हैं और जितने ही कोस्टर्स कम दबेंगे उतना ही दरवाजा कम खुलेगा। मतलब किन्हीं 3 लोगों की मौत तो होने ही वाली है। जब वहाँ से अमेंडा के निकलने की बारी आई तो वो उस दरवाजे को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो कुछ इस तरह से बनाया गया था जिस तरह से उसको फौज में लड़ाई करते वक्त बहुत ही बुरी बातें याद आने लगती हैं। वो बहुत बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगती है। तभी बेन कहता है कि जॉय तुम जाकर उसको संभालो, हम यहाँ पर सब कुछ देख लेंगे। लेकिन जॉय उन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसको जाना ही पड़ता है। वो अपनी जगह पर एक पानी का गिलास भरकर रख जाती है जिससे कि कोस्टर को प्रेस किया जा सके। और जॉय जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलती है तुरंत ही बेन जल्दी से पानी के गिलास भरने लगता है और हम सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इन लोगों के जस्ट वहाँ से निकलने के बाद डैनी और बेन जल्दी से पानी के गिलास भरने लगते हैं, लेकिन इतना पानी उसमें नहीं था जितना कि वो इस कोस्टर्स पे लगा सके, क्योंकि अमेंडा ने गर्मी के कारण सारा पानी पी लिया था। जिस पर बेन डैनी पर बहुत नाराज होता है, क्योंकि डैनी ने ही उस अमेंडा को पानी पीने के लिए दिया था और जिसका डर था वही हुआ। पानी का गिलास भरने से एक कोस्टर बच जाता है क्योंकि पानी खत्म हो चुका है। तो जल्दी जल्दी बेन सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। डैन तो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको मारने की सोचने लगता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, अमेंडा को पानी पीने के लिए क्यों कहा। तो बेन जल्दी से अपनी वोडका की बोतल निकालता है जिसमें से काफी सारी वोडका निकलती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। जेसन को साइड में टंगे एक कोट की जेब में एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से वो एक लॉक तो खोल लेता है, लेकिन दूसरा लॉक नहीं खोल पाता क्योंकि उसमें 7 डिजिट का कोड चाहिए होगा। तभी जॉय साइड में लिखे हुए कुछ वर्ड्स को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा हुआ था कि इतिहास में अमर हुए लोगों के नाम यूज करो। लेकिन जॉय को महान लोगों के नाम जितने भी पता थे उसने सब बता दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तभी बैन की नजर एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर कैपिटल लेटर्स में बहुत सारी चीजें लिखी गई थी और वो सारे वर्ड्स उसके दोस्तों के नाम पर थे और ये रूम बैन के लिए ही बनाया गया था। वो अपने पास्ट में हुई बीती बातों को याद करने लगता है कि उसके दोस्तों की मौत कैसे उसके जरिए हुई थी। जब वो लोग एक लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे थे तभी उन लोगों का रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। तभी वो जेसन से कहता है कि रुडोल्फ ट्राई करो और जैसे ही जेसन ने उसमें रुडोल्फ डाला तुरंत ही लॉक खुल जाता है। जॉय उससे कहती है कि बहुत ही बढ़िया, तुमने ये कैसे किया। बैन कहता है कि ये जो भी हमारे साथ कुछ कर रहा है ये हमारे बारे में सारा कुछ जानता है, नहीं तो इसे कैसे पता कि मेरे दोस्तों की मौत कैसे हुई और उन लोगों के क्या नाम है। अब ये लोग एक नई जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग उस रूम में से निकलते हैं तुरंत ही उसका लॉक बंद हो जाता है। इस रूम को इतनी अच्छे से डेकोर किया गया था कि कोई पता ही नहीं कर सकता था कि वो एक रूम में है या फिर किसी बर्फीले इलाके में। और जैसा कि इन सभी का हम ऐसे लगा सकते हैं क्योंकि अभी अभी बैन का पैर उस पानी में चला गया था जहाँ से हम फिशिंग करते हैं। ये रूम और रूम्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा ठंडा था और ये हल्के हल्के इसका टेम्परेचर गिरता ही जा रहा था। अमिंडा को वहाँ पर एक बॉक्स में जैकेट मिलती है जो कि रेड कलर की थी। जैसे ही जेसन ने उस जैकेट को देखा वो दंग रह गया, क्योंकि वो जैकेट उसके दोस्त की थी। जब उसकी नाव समुद्र में पलट गई थी तो वो उस समुद्र में उस नाव के ऊपर ही बैठे हुए थे और जैसे जैसे वहाँ पर ठंड बढ़ रही थी वैसे वैसे उन लोगों के दिमाग का टेम्परेचर भी गिरने लगता है और वो पगलाने लगते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा पगलाने का काम करता है जेसन। उसने अपने दोस्त को ही उस नाव से नीचे फेंक दिया और उसकी जैकेट को छीनकर खुद पहन लिया, जिसके 6 दिन बाद उसके दोस्त के समुद्र के किनारे लाश मिलती है, क्योंकि जेसन ठंड के कारण इतना हाइपर हो गया था कि उससे खुद पर भी कंट्रोल नहीं था। अमेंडा कैमरे में देखती हुई कहती है कि तुम लोग हमें आपस में लड़वाना चाहते हो, सिर्फ एक जैकेट को
देकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बेवकूफ, हम लोग इसको शेयर करेंगे। वो उस जैकेट को जॉय को दे देती है। इस तरफ माइक गेट को खोलने के लिए कीज को ढूंढ रहा है, लेकिन तभी उसको एक वहाँ पर भेड़िया दिखाई देता है जो कि पेड़ के ऊपर की तरफ देख रहा था। लेकिन जैसे ही माइक उस तरफ बढ़ा और उसने पेड़ के ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ पर एक फिश है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। तभी जॉय देखती है कि उसके जैकेट में एक कंपास रखी हुई है जो उस भेड़िए की दिशा की ओर इशारा कर रही थी। जब जॉय ने गिरने लगता है जहाँ से जेसन और माइक गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो एक दीवार को पकड़कर रुक जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन जॉय का हाथ फिसल जाता है और वो एक फ्लोर पर आकर गिरती है जो कि कुछ ही देर में गिरने वाला है। लेकिन जैसे ही वो उस फ्लोर पर गिरी उसका सर उस फ्लोर में लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग दीवार को पकड़कर अपने आप को बचाकर रखे हुए हैं। जेसन जॉय को संभालने के लिए नीचे की तरफ उसके पास जाता है, लेकिन जॉय अपने बीते कल में थी। वो अपने आप को देख रही थी कि वो एक प्लेन में बैठी हुई है और उसका प्लेन क्रैश हो गया है, जहाँ पर उसकी माँ के साथ साथ बाकी के सभी लोग मारे गए थे। तभी जॉय को होश आता है और वो लोग वहाँ से हट जाते हैं क्योंकि एक के बाद एक फ्लोर गिरता जा रहा था और वो नहीं चाहते कि उनकी मौत इतनी सस्ती हो। अमेंडा वहाँ से उस डोर तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अब उसके पास चलने के लिए कोई भी फ्लोर नहीं बचा है क्योंकि जो फ्लोर एक बचा है वो उससे काफी दूर है। तो उसे अब पूल के रास्ते से जाना होगा, लेकिन ये रास्ता कुछ उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। जेसन, जॉय, बैन उसको आगे बढ़ने से मना करते हैं, लेकिन अमेंडा नहीं मानती और आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी बीप का साउंड आता है। मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। एस्केप्स रूम की सीरीज में आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।